हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील सीटेट सोशल साइंस में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री के 4th चैप्टर को, जो कि है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है वेदों की संख्या, है ना। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर हम क्रम से देखें तो ऋग्वेद पहला है, यजुर्वेद दूसरा है, सामवेद तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है अथर्ववेद, है ना। यानी इसी क्रम में इनकी रचनाएं हुई है। दूसरा है सबसे पुराना ऋग्वेद है, जबकि सबसे नया है अथर्ववेद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऋग्वेद की रचना कब हुई, है ना। 3500 साल पहले, यानी वर्तमान से 3500 साल पहले, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, यानी इसको हम कह सकते हैं कि 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई, है ना। 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई। नेक्स्ट है अन्य वेदों की रचना 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में हुई थी, है ना। यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में 1028 प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। इनमें मंडलों की संख्या 10 है ना। नेक्स्ट है सूक्त का अर्थ क्या है ना। अच्छी तरह से बोला गया। अगला है कई देवताओं के लिए इसमें मंत्रों की रचना है ना। यानी ऋग्वेद में मंत्रों की रचना कई देवताओं के लिए है, जिनमें से 3 प्रमुख देवता हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। जिसमें से सबसे अधिक जो है वो अग्नि का गुणगान किया गया, इंद्र का गुणगान किया गया, है ना। सबसे ज़्यादा जो मंत्रों की रचना है वो किसके लिए है? इंद्र के लिए, है ना। लगभग 250 मंत्र हैं। फिर अग्नि का है लगभग 200 मंत्र है, और उसके बाद सोम का महत्व सबसे ज़्यादा है ना। यानी सबसे ज़्यादा अग्नि का, इंद्र का, है ना। सबसे अधिक इंद्र का महत्व है, फिर अग्नि का और फिर सोम का महत्व है ना। इंद्र जो है वो देवताओं के राजा थे, है ना। इंद्र जो है वो कौन थे? देवताओं के राजा और युद्ध के देवता, है ना। ठीक है। अग्नि कौन है? तो आग के देवता है। और सोम क्या है? वनस्पति के देवता थे। सोम कौन थे? वनस्पति के देवता थे। सोम जो है एक तरह के पौधे का नाम था, जिससे सोम रस बनाया जाता था, है ना। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी, है ना। हालांकि ये वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है, जिसका मतलब है जिनकी रचना भले ऋषियों ने की थी, पर ये उनको जो है इस तरह की अनुभूति, है ना। जो वेदों में प्रार्थनाएं हैं उनकी अनुभूति उनको इस वर्ष से हुई थी, है ना। इसलिए वेदों को अपौरुषेय के नाम से भी जानते हैं। अपौरुषेय का मतलब है जिसे पुरुष ने, यानी कि मानव ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट है अधिकतर प्रार्थनाएं जो है पुरुष के द्वारा लिखी गई, परंतु कुछ महिलाओं ने भी लिखा है, जैसे कि लोपा, है ना, गार्गी, मैत्रेयी। कुछ महत्वपूर्ण महिलाएं थी वैदिक काल में, जिन्होंने वेदों की रचनाओं में मदद की है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, यानी थोड़ी सी अलग है संस्कृत से। ये प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। अगला है संस्कृत जो है वो भारतीय कौन सी भाषा है? तो भारोपीय परिवार की भाषा है, यानी भारतीय और यूरोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। भारोपीय भाषा परिवार में और कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, फारसी, अंग्रेजी, है ना, जर्मन, यूनानी, इतावली और स्पेनिश, है ना। इटली की भाषा को इतावली कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी आ जाती हैं? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम आदि है। ठीक है। नेक्स्ट है तिब्बत बर्मा परिवार में कौन सा आ जाता है? मंदारिन भाषा है, चीनी भाषा, और पूर्वोत्तर की भाषा है जैसे मिजो वगैरह जो है ना, मणिपुर वगैरह की जो भाषाएं होंगी वो सारे तिब्बत बर्मा परिवार में आ जाती हैं। और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में झारखंड की आदिवासी भाषाएं, और साथ में जो मध्य प्रदेश की आदिवासी जनजातियां हैं उनकी भाषाएं भी आ जाती है, यानी मध्य भारत की भाषाएं भी आती है जो आदिवासियों की भाषाएं, है ना। कौन सी कैटेगरी में आ जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में आ जाती है ना। उराव है, हो है, संथाली है, ये सब है। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में विश्वामित्र ऋषि और देवियों के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच वार्तालाप का वर्णन है, यानी बातचीत का वर्णन है ना। और वो दोनों नदियाँ कौन सी है? व्यास और
सतलुज, है ना, व्यास और सतलुज जो कि 2 नदियां हैं जिनकी स्तुति की गई है ना, किनके द्वारा की गई है, विश्वामित्र के द्वारा, है ना, बातचीत की गई है। स्तुति मतलब उनकी आराधना की गई एक तरह से, है ना, मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा, उनका आवाहन किया गया है, उनसे बातचीत की गई है विश्वामित्र के द्वारा, है ना। कौन कौन सी नदियाँ हैं, व्यास और सतलुज हैं। नेक्स्ट है, विश्वामित्र ने नदियों की तुलना किससे की है, घोड़ों और गाय से की है ना। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में विश्वामित्र ने नदियों की तुलना घोड़ों और गाय से की है, या, है ना, पूछा जा सकता है कि नदियों की तुलना विश्वामित्र ने ऋग्वेद में किन जानवरों से की थी या किन वस्तुओं से की थी, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा। ठीक है, तो घोड़ों और गाय से की थी, जिससे पता चलता है कि आर्य समाज में घोड़े और गाय जो है उनका महत्व अधिक था। अब सबसे बड़ी बात है कि आर्य समाज है क्या, तो ऋग्वेद की रचना या जो अन्य वेदों की रचना की गई है ना, इनको रचने वाले जो सभ्यता थी या लोग थे जो, है ना, इनको रचने वाली जो सभ्यता थी या जो लोग थे वो आर्य सभ्यता के कहलाते हैं, ना, यानी खुद को आर्य कहते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद को सबसे पहले कब लिखा गया, तो सबसे पहले लिखा तो एक्चुअली में भोज वृक्ष के छाल पर गई थी, है ना, बहुत पहले, बट सबसे पहले छापा कब गया, तो लगभग 150 वर्ष पूर्व, वर्तमान से 150 वर्ष पहले भोज वृक्ष के छाल पर एक पांडुलिपि मिली थी ऋग्वेद से रिलेटेड, है ना, तो उसी के आधार पर लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापा गया, है ना। आधुनिक प्रिंट जो है ऋग्वेद का वो लगभग 150 साल पहले ही हुआ है, और यह जो जिसके आधार पर ऋग्वेद को छापा गया है उसकी पांडुलिपि यानी भोज वृक्ष के छाल पे जो पांडुलिपि मिली है वो कब की मिली है, तो काफ़ी पहले की मिली है ना, और ये कश्मीर में पाई गई थी, है ना, कश्मीर में पाई गई थी, और अब इस पांडुलिपि को पुणे के यानी महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उनमें कौन कौन सी नदियों की प्रार्थनाएं की गई है ना, यानी कि उन प्रार्थनाओं में किन किन नदियों की चर्चा है, सरस्वती, सिंधु, है ना, उसकी सहायक नदियों की चर्चा हुई है। गंगा और यमुना जो है उनका महत्व बहुत ज़्यादा उस वक्त नहीं था, और गंगा और यमुना दोनों का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है ना। सर्वाधिक जो उल्लेख है वो सिंधु नदी का है, सबसे ज़्यादा उल्लेख सिंधु का है, और ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो है सरस्वती, पवित्र नदी सरस्वती, सबसे अधिक उल्लेख है सिंधु का। ठीक है, तो गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार है। अगला है, ऋग्वेद में मवेशी, है ना, मवेशी मतलब गाय, है ना, बैल, घोड़े, है ना, इन सब के लिए, बच्चों के लिए और घोड़े को प्राप्त करने के लिए, एक्चुअली में मवेशी में हम गाय और बकरी वगैरह को रखते हैं। ठीक है, तो मवेशी, बच्चे और घोड़े को प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाओं की रचना की गई है ना, देवताओं से स्तुति के लिए बहुत सारे मंत्रों की रचना हुई है। घोड़ों को क्या करते थे, घोड़ों को रथ खींचने के काम में लाते थे, है ना। वे युद्ध भी करते थे, किस लिए, मवेशी प्राप्त करने के लिए, चारागाह प्राप्त करने के लिए, भूमि के लिए लड़ते थे, पानी के स्रोत के लिए लड़ते थे, और कई बार लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ते थे, है ना, आपस में। युद्ध में जीते गए धन को सरदार, जो कि उनके कबीले का मुख्य प्रमुख होता था, मुखिया होता था, वो कुछ धन अपने पास रखते थे, कुछ पुरोहित को देते थे, है ना, जो पूजा पाठ या यज्ञ करवाने वाले थे उनको, और शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। कुछ धन का प्रयोग यज्ञ में भी होता था, यज्ञ के लिए किया जाता था। अगला है, यज्ञ की आहुति में, यज्ञ की आग में, है ना, यज्ञ जब किए जाते थे तो उसमें जो अग्नि होती थी, जो अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, उसमें आहुति दी जाती थी, और इस आहुति में देवी देवताओं के लिए, है ना, एक तरह से भोग होते थे। भोग मतलब उनको चढ़ावा चढ़ाया जाता था, जिसमें क्या होता था, आहुति में घी, है ना, अनाज, और कभी कभी जानवरों के रूप में भी होती थी, यानी कुछ जानवरों की भी बलि दी जाती थी वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है, ज़्यादातर जो है युद्धों में पुरुष भाग लेते थे, और बहादुर एवं जो कुशल योद्धा थे उन्हीं को सरदार चुना जाता था। महिलाएं प्रायः युद्ध में भाग नहीं लेती थी। उस वक्त कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, है ना, कोई भी स्थायी सेना उस वक्त नहीं होती थी। नेक्स्ट है, पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, है ना, पुरोहितों को कभी कभी क्या कहते थे, ब्राह्मण। वो क्या करते थे, यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, यज्ञ करते थे और अनुष्ठान यानी पूजा पाठ कराने का काम करते थे। राजा जो है वो कबीले का प्रमुख होता था, अपने ग्रुप का लीडर होता था, हेड होता था, परंतु उस वक्त उसके पास
कोई महल नहीं होता था और ना ही उस वक्त उनका पद वंशानुगत था, यानी बाप के बाद बेटा को राजा नहीं बनाया जाता था। अगला पॉइंट है हमारा, ऋग्वेद में जन और विष शब्द का उल्लेख मिलता है ना। ऋग्वेद में जन और विष के नाम का उल्लेख है। प्रायः जन और विष का प्रयोग एक ही अर्थ में होता था, जिसका अर्थ है लोगों का समूह, है ना। क्या होता था? लोगों का समूह। विष शब्द से वैश्य शब्द की उत्पत्ति हुई है ना। विष से क्या बन गया? वैश्य। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की रचना करने वाले खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे, और अपने विरोधियों को वो दस्यु या दास कहते थे, है ना। ऋग्वेद की रचना करने वाले खुद को आर्य कहते थे, यानी वैदिक सभ्यता में जो है वो मूलतः कौन से लोग थे? आर्य लोग थे, है ना। और अपने विरोधी को ये क्या कहते थे? दस्यु या दास कहते थे, है ना। दस्यु या दास वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे, यानी दस्यु और दास जो है वो यज्ञ नहीं करते थे और संभवतः आर्यों से अलग भाषाएं भी बोलते थे, है ना। दस्यु जो है वो ना तो यज्ञ करते थे और साथ में वो अनुष्ठान वगैरह नहीं करते थे और आर्यों से अलग भाषा बोलते भी थे। बाद में दास का मतलब हो गया गुलाम, जो प्रायः युद्धों में बंदी बनाए लोग होते थे, यानी युद्ध में बंदी बनाए लोगों को ही गुलाम कहा जाता था और स्त्री पुरुष दोनों को ही दास बनाया जाता था, यानी उनको गुलाम बनाया जाता था। अगला है, दासों को मालिक की संपत्ति समझी जाती थी, यानी जो भी उनका मालिक होता था उनकी वो संपत्ति, प्रॉपर्टी समझे जाते थे और दासों से मनचाहा काम भी करवा लिया जाता था। आर्य जो है वो उपमहाद्वीप के किस भाग में रहते थे? उत्तर पश्चिमी भाग में, है ना। उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे ये। महापाषाण, अब हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो है उसी टाइम में जो और भारत के दूसरे भागों में क्या हो रहे थे उनके बारे में हम देखते हैं। तो महापाषाण का अर्थ क्या होता है? एक बड़ा सा पत्थर होता है ना। महापाषाण क्या है? एक बड़ा सा पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह खूबसूरती से लगाए जाते थे। दफन करने की का मतलब है कि किसी व्यक्ति के मरने पर, है ना, उसकी कब्र के पास ही खूबसूरती से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, है ना। कितने साल पहले? 3000 साल पहले। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कहाँ थी? दक्कन भारत में, यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, दक्षिण भारत में, तमिलनाडु, है ना, आदि क्षेत्रों में, केरल वगैरह में, और उत्तर पूर्वी भारत में, यानी कि असम, मेघालय, है ना, इन सब क्षेत्रों में, और कश्मीर में प्रचलित थी। यानी यहाँ पर आर्य सभ्यता प्रायः जो है वो नहीं फैली हुई थी लगभग, है ना। नेक्स्ट है, एक विशेष प्रकार के महापाषाण को, है ना, एक विशेष प्रकार का जो महापाषाण था उसको ताबूत समाधान या शिष्ट कहा जाता था, जिसमें पोर्ट होल, यानी कि इस तरह के एक पत्थरों के आकार का, एक पत्थरों से एक ताबूत बना दिया जाता था, है ना, जिसमें लोगों को दफनाया जाता था। उसमें एक बड़ा सा सुराख होता था। सुराख मतलब एक छेद किया जाता था, एक बड़ा सा सुराख बना दिया जाता था और उन सुराख से वो पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता बना देते थे, है ना। यानी कि उस सुराख से, पत्थरों से बने एक कमरे में जाने का रास्ता बनाया गया था। नेक्स्ट है, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, यानी कि ब्लैक एंड रेडवेयर के नाम से जाना जाता है ना। काले लाल रंग के मिट्टी के बर्तन जो है उनके साथ दफनाए जाते थे। किनके साथ? मृतकों के साथ, मरने वालों के साथ। नेक्स्ट है, मृतकों के साथ क्या क्या होते थे? लोहे के औजार होते थे, हथियार होते थे, घोड़े के कंकाल होते थे, है ना, घोड़े के कंकाल होते थे और घोड़े के सामान भी होते थे। साथ में पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। यानी मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल, घोड़े के सामान और पत्थर और सोने के गहने को भी दफनाया गया था, है ना। यानी कि 3000 साल पहले जो है महापाषाण बनाने की प्रथा स्टार्ट हुई, तो हम कह सकते हैं कि लोहा की जानकारी तब तक हो गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तो नहीं थी, पर उसके बाद हो गई थी। और उस वक्त जो है ना, लोहा जो है लगभग मतलब अब वर्तमान से 3000 साल पहले का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, यानी लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का आगमन भारत में हो गया था। नेक्स्ट है हमारा, ब्रह्मगिरी के एक कब्र से एक मृतक के साथ, यानी एक मरने वाले के साथ 33 सोने के मनके मिले हैं। मनके मतलब मालाएं, है ना, और शंख पाए गए हैं, है ना।
जबकि दूसरे कंकालों के साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं ब्रह्मगिरी के एक कब्र से, जहाँ पे एक मृतक को दफनाया गया था, जबकि दूसरे मृतकों के साथ ऐसा नहीं था, है ना। उनके कंकालों के साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। तो इस तरह से जो दफनाया जाता था, किसी के साथ कुछ विशेष चीज़ें दफनाई जाती थी या किसी के साथ जो है साधारण मिट्टी के बर्तन दफनाए जाते थे। तो ये पता चलता है कि समाज में उस व्यक्ति की स्थिति यानी मरने वाले की स्थिति क्या रही होगी, है ना। या तो वो जिनके पास बहुत सारे सोने चांदी या इन सब चीज़ों को दफनाया गया, इसका मतलब वो जरूर समाज के अमीर वर्ग से रिलेटेड होंगे, जबकि जिनके साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो निश्चित रूप से समाज के गरीब वर्ग के लोग होंगे। या जो जिनके साथ सोने वगैरह की चीज़ें दफनाई गई हैं वो निश्चित रूप से कबीले के मुखिया या सरदार रहे होंगे, है ना, या राजा रहे होंगे, मतलब उनके ग्रुप का लीडर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल भी मिले हैं, है ना, एक से ज़्यादा हड्डियाँ मिली हैं जो संभवतः एक ही परिवार के लोगों के होते थे पर अलग अलग समय में दफनाया गया था, एक ही साथ नहीं दफनाया गया। उन्हें कैसे दफनाते थे, तो जो ताबूत के आकार का जो पत्थरों से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता था, बनाया गया था, उनमें वो पोर्ट होल बना देते थे, एक बड़ा सा सुराख बना देते थे और उसके द्वारा वो कब्रों में जाते थे, है ना, उनको दफनाने के लिए। यानी बड़े से सुराख के द्वारा ही उस कब्र में वो दोबारा से उस किसी दूसरे व्यक्ति को दफनाते थे। नेक्स्ट हमारा इनाम गांव जो है ना, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर भीमा की एक सहायक नदी जिसका नाम है घोड़, तो घोड़ के किनारे, है ना, एक जगह है इनाम गांव, जहाँ पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, है ना। कितना साल पहले रहते थे, 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। नेक्स्ट है, इनाम गांव में वयस्क लोगों को प्रायः कहाँ पर दफनाया जाता था, गड्ढे में, है ना, जमीन के नीचे, और उनका सिर हमेशा उत्तर की ओर ही रखा जाता था। संभवतः जो दफनाए गए लोग हैं उनके साथ बर्तनों में भोजन और पानी रखकर दफनाया जाता था। उनको लगता था कि शायद मरने के बाद लोगों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती होगी, है ना, यानी कि उनका मानना था कि मरने के बाद भी जीवन होता होगा और शायद उनको इन सब चीज़ों की, मृतकों की को ज़रूरत होती होगी। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक आदमी है जिसको 5 कमरों वाले एक मकान के आंगन में ही दफन किया गया, है ना। कहाँ पर दफन किया गया, एक 5 कमरों वाले मकान के आंगन में। और दफन कैसे किया गया है, तो 4 पैरों वाले एक मिट्टी के बड़े से संदूक में, यानी मिट्टी के एक बड़े से बक्से में, जिसके चारों तरफ 4 पाँव हैं, यानी कि जिस पे संदूक टिका हुआ है ना, तो उसी के अंदर उनको दफनाया गया है। ठीक है, यह उस बस्ती का सबसे बड़ा घर था, यानी इनाम गांव में जो बस्ती है उसमें ये सबसे बड़ा घर है। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। कई बार लोगों को घरों के अंदर ही दफना दिया जाता था, है ना, यानी उनके घर के अंदर ही लोगों को अपने घर के अंदर ही दफनाया जाता था। अब एक कंकाल का लिंग पहचानने के लिए कैसे लोग उसका अध्ययन करते थे ना, कि वो स्त्री का है या पुरुष का है। सबसे पहले तो ये देखते थे कि आभूषण अगर उनके हाथ में है या पैरों में है, इसका मतलब वो महिलाओं के हैं जनरली। पर कई बार ऐसा होता था कि पुरुष भी जो है वो जनरली क्या करते थे, चूड़ी, या चूड़ी नहीं तो कुछ, चूड़ी नहीं पहनते होंगे पुरुष, बट जनरली वो क्या पहनते थे, तो उनके हाथ में भी कड़ा वगैरह होते थे। तो इस बात से यहाँ जान पाना बहुत मुश्किल था, है ना, या अंगूठियाँ वगैरह से पता करना बड़ा मुश्किल था कि वो महिला के है या पुरुष के है। तो उसके लिए क्या होता है, एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि वो महिला का कंकाल है या पुरुष का। तो सबसे पहले क्या होता है कि महिलाओं की जो कमर होती है ना, वो बच्चों को जन्म देने के कारण अधिक चौड़ी हो जाती है ना, जबकि पुरुषों के कमर जो है वो उतने चौड़े नहीं होते। तो जब कमर चौड़े हो जाते तो जाहिर सी बात है कि स्त्रियों के कंकालों की जो चौड़ाई होगी कमर के पास वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और इसी से वो पता चलता है कि वो पुरुष की हड्डी है या फिर, है ना। महिलाओं के कमर की चौड़ाई जो है वो बच्चे को जन्म देने के कारण अधिक होती है, अतः पता चल जाता है कि वो महिला की हड्डी या अस्थियां हैं, जबकि पुरुषों के साथ ऐसा कुछ नहीं है ना। तो पुरुषों की पहचान और महिलाओं की पहचान कैसी होती है, महिलाओं के अस्थियों की जो कंकाल है उनके कमर की पास की चौड़ाई जो है अस्थियों की वो अधिक होती है, जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है। तो अधिक चौड़ाई वाले से समझ में आ जाता है कि ये महिला की अस्थियां हैं ना, या उनके कंकाल हैं। एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे जिनका नाम है चरक, है ना, लगभग कितने साल पहले, लगभग 2000 साल पहले हुए थे, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा, है ना, जिसका नाम है
चरक संहिता। उन्होंने बताया कि शरीर में हड्डियों की संख्या 360 होती है, जबकि हम जानते हैं कि शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। तो ऐसा माना जाता है कि संभवतः उन्होंने दांत को भी गिना होगा, उपास्थियों को भी गिना होगा, जिसके कारण संधि के जो हड्डियों के संधि स्थल है उनको भी संभवतः उन्होंने गिना, और इस तरह से उन्होंने संख्या 360 बता दी। जबकि रियल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, 206 होती है ना। वयस्क के अंदर 206 हड्डियां ही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनाम गांव से किन किन चीज़ों के साक्ष्य मिले। गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा कई जानवरों के हड्डियों पर काटने के निशान है ना। यानी कि जानवरों के हड्डियों पर काटे जाने के निशान हैं, जिससे ये पता चलता है कि शायद लोग इनको खाते होंगे, तभी तो उनको काटा जाता होगा या मारा जाता होगा। तो इस काटने और मारने के क्रम में उन्हें उनके हड्डियों पर निशान भी बन जाते होंगे, है ना, और इससे ये पता चलता है कि लोग उन्हें खाते थे। नेक्स्ट है जानवरों में वहाँ पर क्या क्या पाया गया, है ना। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, है ना, गधा, सुअर, सांभर, है ना, चितकबरा हिरन, कृष्ण मृग, है ना, ये काला हिरन जिसको कहते हैं कृष्ण मृग, खरहा यानी कि खरगोश, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां भी पाई गई हैं। यानी कि इन सब चीज़ों को लोग वहाँ पर खाते थे, है ना। यानी इन सब चीज़ों को वहाँ पर खाया जाता था, या शायद किसी न किसी तरह से लोग इन सब चीज़ों से घिरे होते थे, यानी इन जानवरों के आसपास ही रहते थे, इन जानवरों से परिचित थे, वो इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे। नेक्स्ट है यहाँ से क्या क्या मिले हैं। बेर, है ना, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ, यानी कुछ ऐसे फल जिनमें रस भरे होते हैं, है ना, उनसे सब चीज़ों को भी एकत्र किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 2-3 पॉइंट्स है, कुछ डेट हैं वो याद कर लेते हैं हम लोग कि वेदों की रचना का आरंभ कब हुआ, लगभग 3500 साल पहले। महापाषाण के निर्माण की शुरुआत कब हुई, लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास स्थान, है ना, इनाम गांव में कृषकों का निवास जो है वो लगभग 3600 से 2700 साल पहले हुआ, है ना। इनाम गांव में जो कृषकों का निवास होना स्टार्ट हुआ वो लगभग 3600 से 2700 साल पहले शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में इतना ही। बस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।